All clear. Okay. Thank you so much. Yes, everybody, I'm good. I'm very good. I'm doing good. Very good afternoon to everybody. Voice is fine now. Okay. So as you can see, today we'll be discussing about hypothesis testing. आज हम hypothesis testing के बारे में सब कुछ जानेंगे. As you know कि research में हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट. एवरीबॉडी नोज रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत से स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हाइपोथेसिस पे वीडियो बनाओ, तो इट इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो. तो आज हम हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में जानेंगे. हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को आज की क्लास में क्लियर करेंगे अबाउट द नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देन हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. तो कैसे हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं. Anna, I'll not be speaking in English wholly because this is a bilingual class, so we'll be using English and Hindi both. We have our English classes running, batches running, so if you want exclusively in English, then you can enroll for the courses on GradeUp app and you can learn from that only. GradeUp, you can learn everything in English. Yes, so लेट्स टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. आई वाज टेलिंग यू कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के सेशन में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि हाइपोथेसिस हम बनाते कैसे हैं, हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, देन हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग सब मैं आज की क्लास में आपको कवर अप कराऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है. तो आपको मालूम है कि हम रिसर्च में एक हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम लेके चलते हैं, राइट. उस प्रॉब्लम का हम बेसिकली एक सल्यूशन डिसाइड करते हैं. हम उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन बनाते हैं एंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें किस वे में सॉल्व करना है, हाइपोथेसिस हमें वो ही गाइड करता है. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, जैसे बफरिंग के इशूज हो रहे हैं, बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज रिफ्रेश वंस. ओके एवरीबॉडी. सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो हमारा रिसर्च होता है, वी हैव सम प्रॉब्लम. स्टेप 1, मैंने आपको सारे स्टेप्स पढ़ाए हैं रिसर्च में. तो स्टेप 1 में हम प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, दैट दिस इज आवर प्रॉब्लम जिसको हमें स्टडी करना है. ओके फिर उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, हम एक टेंटेटिव सोल्यूशन ले डाउन करते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, और फिर हम इस सोल्यूशन को प्रूफ करने में अपना पूरा रिसर्च को लगाते हैं. सारे स्टेप्स इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. एज यू नो कि हमें जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, देन हम क्या करते हैं, उसका सल्यूशन सोचते हैं, इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होगा, फिर उस सल्यूशन के पीछे हम लग जाते हैं, उस सल्यूशन को हम अमल करते हैं एंड वी गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम इट. सिमिलरली हाइपोथेसिस में, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, प्लीज रिफ्रेश, चेक योर नेटवर्क. ठीक है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, कितने बजे से कितने बजे तक की क्लास है, टाइम ड्यूरेशन, एवरीथिंग. जस्ट प्लीज ज्वाइन क्विकली एंड स्टार्ट स्टडिंग. यस, इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन हाइपोथेसिस नहीं होता है, वो एक्शन रिसर्च की आप बात कर रहे हैं. हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं. सिर्फ आप सिंपल इतना जान लें कि जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, जो हमने स्टेप 1 में रिसर्च की प्रॉब्लम सेटअप करी है, उस प्रॉब्लम के लिए एक हम सोल्यूशन सोचते हैं. ये सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता है, ये टेंटेटिव सोल्यूशन होता है. हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, ये वैलिड नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये एक अजम्पशन है या एक प्रोपोजिशन है जिसकी टेंटेबिलिटी हमें चेक करनी होती है, और उसीलिए हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, ठीक है. चलें एक बारी और हम इसको क्लियर करेंगे और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे. हाइपोथेसिस इज रिसर्च के प्रॉब्लम का सल्यूशन जिसको हमें आगे चल के टेस्ट करना होता है कि क्या ये सल्यूशन सही है इस प्रॉब्लम के लिए कि नहीं सही है. एंड दैट इज व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस की टेस्ट करके हम जानते हैं कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम के लिए हमने टेंटेटिव सल्यूशन रखा था, हमने एक प्रस्ताव रखा था कि ये सल्यूशन हो सकता है, क्या ये वाकई में इसका सल्यूशन है. दैट इज व्हाट वी गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विथ इट. Yes, now everybody is clear with it. एक बारी मुझे yes या no करके बता दें. Yes, tentative statement जो temporary होती है, tentative का मतलब होता है temporary.
यस, वेरी गुड। ओके, सो एक बार ही रीड कर लें इसको। इट इज एन अजम्पशन और प्रोपोजिशन whose tentability is to be tested. It is a presumptive statement of a proposition or reasonable guess बेस्ड ऑन दी अवेलेबल एविडेंस। तो जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बेसिकली हम एक गेस करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन हो सकता है, और ये गेस ही क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। तो जो भी बच्चे कंफ्यूज होते थे हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कुछ और नहीं है, बस एक गेस है, एक हमारा अजम्पशन है कि इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वैन डेलन की डेफिनेशन देखते हैं। वैन डेलन ने बोला कि हाइपोथेसिस एक बीकन का काम करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बीकन को, लाइट हाउस को देख सकते हैं जो रात में रोशनी दिखाता है, उसी तरह से ये हाइपोथेसिस रिसर्चर को लाइट दिखाता है। वो दिखाता है कि उसको रिसर्च किस तरह से करनी है, बिकॉज स्टेप 1 में रिसर्चर शुरू होता है विद सम प्रॉब्लम। रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम इन स्टेप 1। नेक्स्ट ही गोज फॉर कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, इसका हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे पढ़ सकते हैं। वो एक हाइपोथेसिस ले डाउन करता है। इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे वो अपने डेटा को कलेक्ट करता है, वो सैम्पल डिसाइड करता है, पॉपुलेशन डिसाइड करता है, हर चीज़ होती है इस हाइपोथेसिस के बेस पे। इसीलिए हाइपोथेसिस को हम एक बीकन बोल सकते हैं, एक पावरफुल बीकन बोल सकते हैं, जो रिसर्चर के वे को लाइट करता है और उसको रिसर्च वर्क में गाइड करता है थ्रू आउट। क्लियर? ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ सेटिंग व्हेन वी स्टार्ट आवर रिसर्च। जब हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो हम हाइपोथेसिस सेटअप कर लेते हैं। रिसर्च में बहुत ही एक्सट्रीमली नेसेसरी है हमारा हाइपोथेसिस सेट करना, बिकॉज ये हमको डायरेक्शन देता है और हमको बताता है कि हमें अपने रिसर्च में कैसे आगे बढ़ना है। क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? यस, बिल्कुल मनीषा, हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस और थीसिस में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। थीसिस कुछ और है, हाइपोथेसिस कुछ और है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे हम। मैं एक बारी और इसको रिपीट करती हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हाइपोथेसिस ही बच्चों को नहीं समझ में आता है क्या होता है। वील स्टार्ट वंस अगेन। रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपकी भी प्रॉब्लम है। आप क्या सोचते हो, उसके लिए एक सोल्यूशन सोचते हो कि ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको करते हो, उस सल्यूशन का टेंटेबिलिटी, आपको उस सल्यूशन का ये नहीं पता है कि आगे चल के कितना काम करने वाला है, बट एक आपने सल्यूशन सोच लिया, फिर आप उसी के बेसिस पे आगे वर्क करते हो। लाइक आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक। आपके पास कोई भी मैप नहीं है, कोई भी गाइड नहीं है, आपको ए से बी तक जाना है। तो आपने क्या चीज़ सोची? आपने सोचा चलो चलते हैं, बीच में किसी से पूछ के मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो ए से बी तक जाना आपकी प्रॉब्लम है। आपने क्या सोचा? आपने हाइपोथेसिस बनाई कि कुछ नहीं है तो चलो किसी से पूछ के मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। तो ये मेरा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और वो ही हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। थीसिस में बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं हो, थीसिस एकदम एंड में होता है। जो हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो थीसिस होती है। जब हम अपनी रिसर्च की रिपोर्ट लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो थीसिस होती है। अभी हम सबसे पहले प्रॉब्लम सेट कर लेंगे, उसके लिए एक टेंटेटिव सोल्यूशन बना लेंगे। अब इस सोल्यूशन की वैलिडिटी हम आगे जाके चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन हमारा वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए हम लगाते हैं हाइपोथेसिस का टेस्ट, जो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। क्लियर? आई कैन सी नाउ इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। एंड पीएस, ये हमारा इमेजिनेशन भी हो सकता है। हाइपोथेसिस कई तरह से बन सकती है, तो वो उसके बारे में भी हम कुछ देर में बात करेंगे। तो वैन डेलन ने बोला है, बिल्कुल करेक्ट मृणाल, ठीक है। ये एक हमारा बेसिकली एक अजम्पशन होता है जिसको हम आगे चल के प्रूफ करते हैं कि क्या यही सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम के लिए, कि क्या ये सोल्यूशन नहीं होगा इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट,
A hypothesis, फिर से एक बारी वैन डेलन की डेफिनेशन, it serves as a powerful beacon that lights the way for research worker. Hence, setting a hypothesis is extremely necessary. Hypothesis बनाना ज़रूरी होता है, because अगर हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं होगा तो हमें पता नहीं होगा कि इस प्रॉब्लम के साथ करना क्या है. उस प्रॉब्लम को लेके उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हम सोचते हैं और उसी को आगे चलते हैं, वर्क करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम है मेरी कि बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है. ठीक है, बच्चों में ग्रोथ का बहुत आप कह सकते हो रिटार्डेशन है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में. 12 से 13 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ग्रोथ या उनका हाइट बहुत नहीं इंक्रीज हो रही है. तो उसका सल्यूशन मुझे लगता है कि चलो मैं उनके जो वो नॉर्मली मिल्क लेते हैं उसमें मैं कोई पावर ड्रिंक डाल देती हूँ. लाइक मैं कुछ उसमें हॉर्लिक्स डाल देती हूँ, बूस्ट डाल देती हूँ. तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं उनको हॉर्लिक्स दूंगी मिल्क के साथ तो उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी. तो दिस इज अ सल्यूशन. अब इसको हम अपने रिसर्च में प्रूफ करेंगे. हम कुछ बच्चों को लेंगे, 10 बच्चों को ले सकते हैं. 10 बच्चों को एग्जाम में मिल्क और हॉर्लिक्स दूंगी और मैं उनको थ्रू आउट देखती रहूंगी, ऑब्जर्व करती रहूंगी अपने रिसर्च वर्क में. 6 महीने के बाद मैं कंक्लूजन पे आऊंगी कि क्या मिल्क और हॉर्लिक्स देने के वजह से वाकई उनकी ग्रोथ बढ़ी है, उनके ग्रोथ में चेंज आया है या नहीं आया है. ओके, क्लियर अभी. तो ये हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया. ये एक सोल्यूशन होता है, टेंटेटिव सोल्यूशन होता है. अभी इसको प्रूफ करना है तभी ये फाइनल सोल्यूशन बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा. क्लियर. ओके, नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, एक रिसर्चर हाइपोथेसिस कैसे बनाता है या वो हाइपोथेसिस जो सोल्यूशन है टेंटेटिव उसके बारे में सोचता कैसे है. व्हाट आर दी सोर्सेज. ठीक है, दीज आर दी सोर्सेज, फॉलोइंग आर द सोर्सेज. फर्स्ट इज हमारी क्रिएटिविटी, हमारा एक्सपीरियंसेस. हम किसी प्रॉब्लम के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू सोच सकते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सोच सकते हैं. अगर हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम नए नए सोल्यूशन ला सकते हैं कि ग्रोथ हमें करनी है, बच्चों की इंक्रीज करनी है. तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ का देखें तो हम उनको फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं, हम उनको बेसिकली उनकी रूटीन में चेंज कर सकते हैं. अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम उस हाइपोथेसिस को, उस पॉसिबल सोल्यूशन को सोच सकते हैं. तो फर्स्ट सोर्स इज क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इसीलिए तो हम टेस्ट करते हैं. अगर वो ट्रू ही हो तो हम टेस्ट ही नहीं करेंगे. हम क्या करें, अपने जजमेंट से उसका सोल्यूशन दे रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जजमेंट सही हो. उसको आगे टेस्ट करते हैं. टेस्ट कैसे करेंगे, वील गेट टू नो दैट. ठीक, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस. अब आपके नेट में कम से कम 2 से 3 बार उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेप में रिसर्च के सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है. तो दैट इज़ ओनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉब्लम में. प्रॉब्लम देखें क्रिएटिव नहीं होती है. प्रॉब्लम डिसाइड करना इज़ नॉट क्रिएटिविटी. अब जो चीज़ पे स्टडी नहीं हुई है हम उसी पे स्टडी करेंगे. तो वो जो भी हमें लगता है कि ये इस पे स्टडी करना बचा है हम उस पे स्टडी करेंगे. तो ये क्रिएटिविटी नहीं होती है. प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटिविटी. हाइपोथेसिस सेट करना ही इज क्रिएटिविटी. तो क्वेश्चंस आपसे एनटीए ने 2 बारी 3 बारी पूछ लिए हैं अभी तक कि क्रिएटिविटी किस स्टेप में होती है. तो दैट इज एट हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस डिटर्मिनेशन. जब हम हाइपोथेसिस देते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, तो उस टाइम पे हम क्रिएटिव हो सकते हैं. हम किसी भी प्रॉब्लम का नया नया सोल्यूशन, क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इज नेसेसरी. किसी टॉपिक का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. अगर हमें हाइपोथेसिस बनानी है तो या तो अपनी क्रिएटिविटी से बना लेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बना लेंगे, या हम उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेंगे. और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लिटरेचर पढ़ लेंगे. ठीक है, जैसे अब मुझे ग्रोथ के बारे में स्टडी करनी है, ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट के बारे में स्टडी करनी है, तो मैं उसकी बैकग्राउंड नॉलेज लूँगी कि ग्रोथ रिटार्डेशन के क्या वजह होती हैं और ग्रोथ हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. तो हाइपोथेसिस क्रिएटिविटी के साथ साथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से भी हम डेवलप कर सकते हैं. तो सेकेंड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? पीपल ऑन ऐप ऑल्सो क्लियर? Yes, students, those who are requesting for English, please understand that this is a bilingual class and we cannot resort to any one particular language completely. We'll be talking in both English and Hindi as well.
Those who want to study exclusively in English, I want to tell you that we have a course on Grade Up. There we are teaching completely in English and also completely in Hindi. If you want to enroll yourself, please check out the Grade Up app. You will get the courses over there. Next is लिटरेचर रिव्यू. क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू होता है जो अवेलेबल हमारे पास बुक्स हैं, जो अवेलेबल लिटरेचर है, जिन्होंने अभी तक स्टडी करी हुई है, हम उनको देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे. ग्रोथ के ऊपर क्या क्या स्टडी हो चुकी है, ठीक है, ग्रोथ के बारे में क्या बताया गया है कि किन वजह से ग्रोथ पे रिटार्डेशन आता है और किस तरह से हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तो हम लिटरेचर देखेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे. नेक्स्ट, रिसर्चर मस्ट पोजेस अ वर्सेटाइल इंटेलेक्ट. रिसर्चर अलर्ट माइंड का होना चाहिए, तब वो एक सोल्यूशन लेके आ सकता है. किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ला सकते हैं ईदर क्रिएटिविटी से या बैकग्राउंड नॉलेज से या अलर्ट माइंड से, जिससे हम क्विकली देख पाएं कि क्या वजह है, क्या चेंजेस हैं, दो वेरिएबल किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रही हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. ठीक है, तो मेरा वर्सेटाइल इंटेलेक्ट रिसर्चर का साउंड माइंड, शार्प माइंड भी हेल्प करता है इन फ्रेमिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस. थैंक यू मनीषा. ओके एवरीबॉडी प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी. नाउ फोर्थ सोर्स इज एनालॉजी. एनालॉजी यू ऑल नो, आपने एनालॉजी आप कर भी रहे हो, आपने रीजनिंग में यू मस्ट बी डूइंग एनालॉजी. सो व्हाट इज एनालॉजी? इट्स कंपैरिजन, सिमिलैरिटी देखना, राइट. तो रिसर्चर किसी भी हाइपोथेसिस को डिराइव कर सकता है बाय सीइंग द एनालॉजी, बाय सीइंग द कंपैरिजन. सो व्हाट डज दिस मीन ओवर हियर? एज यू नो कि हम मार्स पे रह सकते हैं, मार्स पे लाइफ पॉसिबल है. क्यों लाइफ पॉसिबल है मार्स पे, ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे हमें एडिक्वेट सनलाइट मिलती है, वी हैव वाटर, ठीक है, टेम्परेचर एडिक्वेट है, तो ये लाइफ को सपोर्ट करता है. इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें मार्स पे भी मिली. यहाँ पर भी सन है, सनलाइट एडिक्वेट है, टेम्परेचर भी रहने लायक है, वाटर भी रहने लायक है. तो हमने कंक्लूड करा कि अगर हम इन कंडीशंस में अर्थ पे रह सकते हैं तो इन कंडीशंस में हम मार्स पे भी रह सकते हैं. तो सिमिलरली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिसर्चर जो है एनालॉजी के थ्रू भी निकाल सकता है. वो सिमिलर सिचुएशन को देख के सोल्यूशन निकाल सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम ए में ये वर्क कर रहा है तो प्रॉब्लम बी में भी ये वर्क करेगा. जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब वो 1 मंथ 2 मंथ के होते हैं तो वो कंप्लीटली उनकी डाइट होती है मिल्क, और उसके थ्रू वो ग्रो करते हैं. तो अगर वो ग्रो कर रहे हैं मिल्क के ऊपर, मीन्स मिल्क में वो वाइटल चीज़ें हैं जो ग्रोथ को हेल्प करती हैं, तो हम एडल्ट को भी मिल्क दे सकते हैं. बट अब हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो उनकी ग्रोथ को और बूस्ट अप करेगा. तो एनालॉजी के थ्रू भी अ रिसर्चर कैन कम टू अ टेंटेटिव सॉल्यूशन अबाउट अ प्रॉब्लम. गेटिंग एवरीबॉडी? यस, getting everybody? Okay. नेक्स्ट, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ थ्योरीज. जो भी थ्योरीज अभी तक बनी हुई हैं, ठीक है, कंसिडर वन एग्जांपल. मुझे गुड्स के बारे में स्टडी करना है, मार्केट में गुड्स की स्टडी मैं कर रही हूँ, मुझे गुड्स के बारे में कुछ एक पॉलिसी बनानी है, या आप कह सकते हो गुड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, अब गुड्स को इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं कुछ थ्योरीज पढ़ूंगी, डिमांड सप्लाई की थ्योरी पढ़ लूँगी, जिससे मुझे एडिक्वेट नॉलेज हो जाए और फिर मैं उसके बेसिस पे वर्क करूँगी. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? सिस्टमैटिक रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ थ्योरी. हम थ्योरी को एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे जो अभी तक बनी हुई थ्योरीज हैं, जिससे कि हम एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव सोल्यूशन फ्रेम कर लें. जब मुझे जानना है गुड्स के बारे में, मैं मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करूं, तो मुझे पता है डिमांड से कि प्राइस कम होगा तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी. तो मैं अपने गुड्स को बेचने के लिए इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर सकती हूँ. तो बेसिकली मैं जो भी अवेलेबल थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी की थ्योरी, सोशियोलॉजी की थ्योरी, या जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी थ्योरीज बनी हुई हैं, उनको हम रिव्यू कर लेंगे, जिससे कि हम एक प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएँ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. ओके, नेक्स्ट. अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर बोथ द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. सो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस?
ठीक है। नल हाइपोथेसिस ये हाइपोथेसिस का टाइप है जो कहता है देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, कुछ नहीं है। बस इसको बहुत ही ईजी है समझना हमारे लिए, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जस्ट सी, हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है। दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को HO बोलते हैं एंड इसको H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि हमेशा जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम कौन सी वाली हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस इस पे भी आए हैं और इसी तरह से वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस देगा। कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेट का कोई टेस्ट नहीं होता है, हम हमेशा नल को टेस्ट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गई तो मतलब ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हुई तो मतलब ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रही है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। चलिए, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ये अजम्पशन है कि देयर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस और नो चेंज। तो ऐसा अजम्पशन जो बोले कि नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो चेंज, तो वो नल हाइपोथेसिस है। लाइक अगर मेरा सोल्यूशन है, मैं मान रही हूँ कि ग्रोथ इंक्रीज करना है, ग्रोथ इज माई प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है कि ग्रोथ के लिए मैं अगर उनको मिल्क और हॉर्लिक्स दूंगी तो उनका ग्रोथ बढ़ेगा। नल हाइपोथेसिस बोलेगा, HO बोलेगा कि देयर इज नो इम्पैक्ट, no impact no impact on growth with the introduction of milk एंड हॉर्लिक्स इन डाइट। नल हाइपोथेसिस बोलेगा डाइट में अगर मैं मिल्क और हॉर्लिक्स दूंगी तो उससे कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नल हाइपोथेसिस मतलब नो। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो बोलेगा, वो हाइपोथेसिस क्या है आप सबको मालूम है, स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टेटमेंट है, टेंटेटिव स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताए कि देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो चेंज, देन वो नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। ऑल्टरनेट बोलेगा कि चेंज है, चेंज होगा, इम्पैक्ट होगा। तो यहीं पर मैं आपको H1 लिख के दिखाती हूँ। H1 हो जाएगा कि देयर इज अ इम्पैक्ट या देयर इज अ ग्रोथ, और ग्रोथ changes with introduction of milk and Horlicks in diet. Clear? No change or no effect between whom? वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, getting my point people on app also? नहीं, बिल्कुल इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो भी है हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फॉर दैट यू हैव टू एनरोल फॉर द कोर्स। आपको कब नल हाइपोथेसिस यूज करनी है, कब ऑल्टरनेट यूज करनी है, हर रिसर्च में जो प्रॉब्लम होती है उस पर रिसर्चर को दो बनानी होती है हाइपोथेसिस, नल भी बनानी होती है, ऑल्टरनेट भी बनानी होती है। नल को हम टेस्ट करते हैं, नल एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली ये रिजेक्ट हो गई, और अगर नल रिजेक्ट हो जाएगी तो H1 हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया? तो बोल रहे हैं, अगर हम देखें नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो इफेक्ट और नो डिफरेंस और नो चेंज। एक एग्जांपल मैं और दूंगी आगे चल के, पहले यहाँ पर जल्दी से हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस व्हिच सेज नो चेंज। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में अगर मैंने सोल्यूशन अपना सोचा है कि ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, तो वो बोलेगा कि इसका कोई फर्क नहीं होगा, इसके वजह से हमारे इस पर्टिकुलर चीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऑल्टरनेट क्या बोलता है? ऑल्टरनेट इज जस्ट ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस व्हिच इज कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस।
A design test, statistical test, is required to conduct against the null hypothesis to access its strength. If the screen is not clear, please refresh. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है तो वो नल नहीं है. हम एक प्रॉब्लम को लेके, मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी प्रॉब्लम है बच्चों के, मुझे मार्क्स इंप्रूव करने हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है. माई प्रॉब्लम इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. मुझे क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैं अलग अलग मेथड से पढ़ाऊंगी तो प्रॉब्लम जो ये मेरी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी बच्चों की. ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से सुने, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. थोड़ा सा ध्यान से सुने. प्रॉब्लम क्या है मेरी? परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है मुझे स्टूडेंट्स की. मुझे लग रहा है कि अगर मैं टीचिंग मेथड में, एज पर माई एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है कि टीचिंग मेथड बदलती हूँ तो शायद बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. HO का क्या, HO में मैं क्या लिखूंगी, नल में क्या लिखूंगी, कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो परफॉर्मेंस विल नॉट चेंज या हैज़ नो इम्पैक्ट. मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखती हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए. ठीक है, नल हाइपोथेसिस बोलेगा देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन परफॉर्मेंस. क्लियर? ठीक है. H1 क्या बोलेगा? इसका ऑपोजिट बोलेगा, कहेगा परफॉर्मेंस चेंजेस विथ चेंज इन टीचिंग मेथड. ठीक है, परफॉर्मेंस चेंज होगी टीचिंग मेथड चेंज करने से. समझ में आ गया सभी को? नहीं गौरव, आपकी बुक में जो दिया है वो गलत दिया है. वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों दिया है उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी. बट ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ठीक है, यस. HO मतलब है H, ये जीरो ही लिखते हैं. समझ में आ रहा है? ओके. अब एक प्रॉब्लम, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं. H1 HO को हम एक बारी और एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है. एक क्लिनिकल टेस्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमें न्यू ड्रग को टेस्ट करना है. न्यू ड्रग और एग्जिस्टिंग ड्रग, एक नई मेडिसिन है, एक नई मेडिसिन हम लेके आए हैं, M1 ले लेते हैं इसको, और एक ओल्ड या एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी M0. इनके बीच में हमें टेस्ट करना है कि कौन सी वाली बेटर है. ठीक है, कौन सी वाली बेटर है हमें ये जानना है. नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि दोनों ड्रग में कोई भी डिफरेंस नहीं है. H1 क्या बोलेगा? ऑल्टरनेट क्या बोलेगा कि न्यू ड्रग, हमारी जो H1 है वो बोलेगा कि कुछ डिफरेंस है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स. ठीक है, समझ में आ गया? पहले मुझे आप जल्दी से बात बताएं. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग पूछ रहे हैं, बट एक चीज़ हमें पहले समझना है कि पहले हम हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट और नल को क्लियर कर लें, देन फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो. आई विल बी क्लियरिंग अप एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो, इज इट क्लियर कि एक एग्जाम्पल है कि हमें दो ड्रग्स हैं. वी हैव ड्रग 1 M1 एंड M0 ले सकते हैं. ठीक है, उन दोनों में हमें बेसिकली डिटरमाइन करना है कौन सी वाली बेटर है. तो नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स. H1 बोलेगा देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस ऑलवेज स्टेट्स नो डिफरेंस, वेयर एज ऑल्टरनेट हमें बताता है कि कुछ तो डिफरेंस होगा, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, जस्ट रिवर्स होता है. क्लियर? ओके. H1 लिखा है, the two drugs have different effects on average. Now coming straightly on the steps of hypothesis testing. अब हमने hypothesis बना ली. We have
वी हैव डिसाइडेड कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बट यू नो कि ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। इसको अभी हमें प्रूफ करना है, इसको अभी हमें टेस्ट करना है कि क्या ये सोल्यूशन वैलिड है या ये सोल्यूशन वैलिड नहीं है, राइट। ठीक है, अभी आप यहां पर देखें, क्लियर होगा। तो हाइपोथेसिस यू नो कि हमें टेस्ट करना होता है दैट वेदर दिस सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम कंक्लूड कर पाएं कि वेदर हमारा ये जो हाइपोथेसिस है ये वैलिड है, ये ट्रू है या नॉट वैलिड है, उसको हम बेसिकली टेस्ट करते हैं। तो उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके ये कुछ 6 स्टेप्स हैं, उसके कुछ 6 स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहला, सेट अप द नल हाइपोथेसिस एंड सेट अप द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओ सबसे पहले, ठीक है। तो आपने देखा हमने HO बना लिया, H1 बना लिया, तो गौरव आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ रहता है। साथ साथ रहने का मतलब है कि H1 भी बनता है, HO भी बनता है, एक साथ इकट्ठे बनता है, ओके। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें जो हमने बनाया है उसको देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है भी या नहीं है। तो उसके लिए पहले आप हाइपोथेसिस बना लें, दोनों हाइपोथेसिस बना लें, नल एंड ऑल्टरनेट। सेकेंड, सेट अप दी सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल बना लें, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसको हम अल्फा भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल इज ऑल्सो नोन एज अल्फा, अल्फा इज डिनोटेड बाय दिस, या इसको हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। तो इस सबको मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगी, टाइप 1 एरर, अल्फा। बस अभी के लिए आपको नाम याद होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा भी बोलते हैं, टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। चलें, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, तो रिसर्चर 2 सिग्निफिकेंस लेवल 1% या 5% डिसाइड करता है, वो दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकता है, 1% या 5%। इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, ठीक है, अबव विच, जिसके ऊपर हम अपने, अबव विच वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके ऊपर 1% के ऊपर या 5% के ऊपर अगर हमारी वैल्यू जाएगी तो अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो इट मींस रिसर्चर श्योर होना चाहता है, वो 91% रख रहा है तो वो 99% श्योर होना चाहता है कि हमारी हाइपोथेसिस सही है। अगर वो 5% रख रहा है तो वो 95% श्योर होना चाहता है कि हाइपोथेसिस करेक्ट होगी, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वो क्या करता है, वो एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड कर लेता है, 1% या 5%। इसके ऊपर वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट कर देगा। मतलब वो यहाँ पर चांस रख रहा है कि 1% हमारी हाइपोथेसिस गलत होने की चांसेस हैं, 5% गलत होने की चांसेस है, इतना एरर हो सकता है, ठीक है। तो वो सेकेंड स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेगा। आप याद कर लें, सिग्निफिकेंस लेवल 1% या 5% होगा। नेक्स्ट वो डिसाइड करेगा विच टेस्ट टू यूज। आपको पता है आज के टॉपिक पे भी आपने देखा होगा कि आपके टेस्ट हैं जी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट उसको यहाँ पे लगाना है, अब वो ये डिसाइड करेगा। हाइपोथेसिस बन गई उसकी, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब वो अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेगा, 1% डिसाइड कर सकता है या वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट ही विल बी डिसाइडिंग विच ऑफ द टेस्ट ही इज गोइंग टू यूज। तो टेस्ट कौन सा यूज करेगा हम यहाँ पर देखेंगे, एक ही डिसाइड करेंगे। रजत, हम एक ही नल हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं, एक ही ऑल्टरनेट। हम 10 सोल्यूशन लेके तो नहीं चलेंगे ना, हम एक ही सोल्यूशन लेके आगे चलेंगे कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, हमें इसी को प्रूफ करना है आगे, ठीक है। बिल्कुल अजीत, देखें विच टेस्ट टू यूज। तो 4 कैटेगरी ऑफ टेस्ट हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है अगर पॉपुलेशन लार्ज है, मतलब पॉपुलेशन 30 से बड़ी है, लार्ज पॉपुलेशन मतलब 30 से बड़ी। अगर पॉपुलेशन 30 से बड़ी है तो जी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन स्मॉल है मतलब पॉपुलेशन 30 से कम है तो टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुने, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, याद हो गया सभी को। लार्ज पॉपुलेशन है मतलब 30 से बड़ी है, जी टेस्ट लगाओ। पॉपुलेशन का आपको साइज दिया है वो 30 से कम है तो टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। किस और कंडीशन में जेड टेस्ट लगाएंगे हम,
जब स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता है, जब हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर दिए हैं क्वेश्चन में, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो हम जी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता है तो टी टेस्ट लगाएंगे। क्या पता चला हमें कि अगर पॉपुलेशन 30 से बड़ी है, या हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है पॉपुलेशन का, ठीक है, तब जेड टेस्ट। याद हो गया? अगर पॉपुलेशन छोटी है मतलब टी टेस्ट लगाएंगे, दैट इज पॉपुलेशन 30 से कम है, टी टेस्ट लगा दो। और अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता है तब भी टी टेस्ट लगा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब एक कंडीशन आती है कि मान लेते हैं पॉपुलेशन 20 है, ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, उस केस में क्या करेंगे? पॉपुलेशन is 20 लेकिन standard deviation is given to you, so what you will do in this case? Okay Premlata, just wait, I'll be telling it. देखिए 30 होगी तो जी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 30 है तो जी लगा लिया। अब ये मुझे इसका आंसर दें कि पॉपुलेशन 20 है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, तो क्या लगाएंगे? ओके, उस केस में नो आइडिया, मैं बताती हूँ, उस केस में भी हम जी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, जी टेस्ट। ठीक, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट लगाना है? पहले इन दोनों की बात करते हैं। पॉपुलेशन 30 से बड़ी है, जी लगा दो, लेस दैन 30 है, जी लगा दो, लेकिन फिर हमें क्या, टी लगा दो, ठीक है। फिर हमें देखना है स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर गिवन है तो जी लगाओ, नहीं गिवन है तो टी लगाओ। ठीक है, ठीक है। डू लेट मी नो, कर समझ में आ गया? अब काई स्क्वायर टेस्ट को देखेंगे। अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, काई स्क्वायर तो नॉन पैरामीट्रिक होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, तो अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें सिर्फ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है, क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि वी हैव टू चेक द कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड, तो हम क्या लगाएंगे? काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। सैंपल है, जो सैंपल है उसमें वेरिएंस पता करना है, डिफरेंस पता करना है सैंपल का, तो हम लगाएंगे एफ टेस्ट। ठीक है, सैंपल का वेरिएंस पता करने के लिए एफ टेस्ट, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड को टेस्ट करने के लिए, उसके कंपैटिबिलिटी देखने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट। पॉपुलेशन स्मॉल है या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता है तब टी टेस्ट। पॉपुलेशन लार्ज है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, जी टेस्ट। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉब्लम बनाना, सॉरी, हमारे हाइपोथेसिस बनाना। प्रॉब्लम तो पहले बन चुकी होगी, प्रॉब्लम के बाद ही हाइपोथेसिस आता है ना, तो वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट द रिसर्च स्टेप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसीलिए प्रेमलता, प्रॉब्लम बन चुकी होगी, जब प्रॉब्लम बन जाएगी तभी तो आप हाइपोथेसिस दोगे, तभी तो सोल्यूशन दोगे, फिर उसको आप टेस्ट करोगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले आता है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना 5% या 1%, ओके। फिर ये देखना कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? पैरामीट्रिक टेस्ट इज जहां पर हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में गिवन हो। नॉन पैरामीटर क्या होता है? जहां पॉपुलेशन के पैरामीटर्स गिवन ना हो। मैं एलाबोरेट करती हूं इसको। यस ऋषिका, दीपशिखा, अभी सारी चीज़ें आई विल बी एक्सप्लेनिंग, अभी हम लोग सारे टेस्ट को एक एक करके करेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पर जल्दी से देखें कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट इज जहाँ पॉपुलेशन के
पैरामीटर हमें गिवन हो। पॉपुलेशन के पैरामीटर क्या होते हैं? पॉपुलेशन का पैरामीटर जैसे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन के मीन, पॉपुलेशन के आपका मोड, कुछ भी पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो पॉपुलेशन के पैरामीटर कहलाते हैं। और हमारा जो सैंपल होता है, मैंने आपको बताया है सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है मेरी लास्ट वीडियो में, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो सैंपल होता है, अगर हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब सैंपल से मीन निकाल रहे हैं, सैंपल से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, तो ये सैंपल का स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और अगर वही चीज़ हम पॉपुलेशन का करेंगे, मतलब पॉपुलेशन के हम स्टैटिस्टिक्स को निकालेंगे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन, तो वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा पॉपुलेशन का। तो ऐसा टेस्ट जहां पॉपुलेशन के पैरामीटर गिवन हो वो पैरामीट्रिक होता है, मतलब जहां पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को यूज करें या क्वेश्चन में पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो वो टेस्ट हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाता है। ऐसा टेस्ट जहां हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज नहीं कर रहे हैं वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाता है। ओके, बिल्कुल मानसी, बिल्कुल जरूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक चीज जो आपको याद रखनी है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। नाउ हमने टेस्ट डिसाइड कर दिया कौन सा यूज करना है। नाउ वी विल सी फाइंड आउट द वैल्यूज, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू। हर टेस्ट का अपना फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वी विल पुट द वैल्यूज और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है वैल्यू निकाल लो, फिर निकालो टेबल वैल्यू ऑफ टेस्ट। जो सिग्निफिकेंस लेवल आपने लिया है 5% या 1%, उसका टेबल वैल्यू निकाल लो। तो जो आपका टेबल वैल्यू होता है 5% के लिए, जो आपका 5% के लिए टेबल वैल्यू होता है वो बेसिकली होता है 1.96 और 1% के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है 2.58, ठीक है। टेबल वैल्यू निकाल लिया, फिफ्थ हमारा स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप है डिसीजन लेना। तो डिसीजन कैसे लेंगे? इफ कंप्यूटेड वैल्यू, जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है, मतलब जो फॉर्मूले लगा के हमने वैल्यू निकाली है, कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसके अबव हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू निकाली हमने 1.96, तो कंप्यूटेड वैल्यू अगर 1.96 से कम आ रही है तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर कंप्यूटेड वैल्यू ऊपर चली गई तो आपको मालूम है आप रिजेक्ट कर दोगे। अभी आगे आप परेशान मत हो, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द फॉर्मूलाज, दैट विल बी क्लियर। डू लेट मी नो, ये पूरे 6 स्टेप सभी को क्लियर हो गए? क्लियर एवरीबॉडी? यस, आपको टेबल वैल्यू नहीं निकालनी है। पेपर 1 में आपको बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, तो टेबल वैल्यू आप यहाँ से याद कर लें। सबको याद रखना है कि 5% है तो टेबल वैल्यू 1.96, क्वेश्चन आ सकता है आपका। 1% है तो टेबल वैल्यू 2.58, ठीक है। एक्सेप्ट कब करते हैं? टेस्ट से एक्सेप्टेंस नहीं होता है। हम कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन हम एक टेस्ट लगाएंगे, उस टेस्ट का जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन लेंगे। अगर कंप्यूटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से तो एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हमारी H1 रिसर्च की हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। यस, बिल्कुल, वी विल गो फॉर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप है डिसाइड विच टेस्ट टू यूज। ये किस टेस्ट को यूज करना है ये टेबल दी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पॉपुलेशन लार्ज है, गो फॉर जी टेस्ट। पॉपुलेशन छोटी है, गो फॉर टी टेस्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, जी टेस्ट। टी टेस्ट में जाएंगे जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता है। काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं। एफ टेस्ट है जब हम सैंपल का वेरिएंस निकालते हैं,
ठीक है। टेबल वैल्यू क्या होती है, जैसे आप लॉग टेबल होती थी आपकी, लॉग टेबल में से लॉग वैल्यू निकालते थे, उसी तरह से आपको 5% और 1% की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपके एग्जाम के लिए पेपर 1 में वो आपसे इतना टेबल वैल्यू निकालने के लिए नहीं देगा, आप यहाँ से याद कर लो 1.96 एंड 2.58, ठीक है। इतना जब पूछा नहीं जाएगा तो इतना डिटेल में पढ़ना ही क्यों, ठीक, याद कर लें आप लोग इसको। Now coming on to Z test. I hope all the tests are clear, all the steps are clear. अब एक एक करके हम सारे टेस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सारे टेस्ट का पर्पस एक ही है, ये टेस्ट करना कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी है कि रिजेक्ट होनी है। एक्सेप्ट कब होनी है, जब हमारी कंप्यूटेड वैल्यू लेस होगी, कंप्यूटेड वैल्यू लेस होगी हमारी टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू मतलब या तो 1.98 या 2. ठीक है, 1.96 या 2.58। ओके। तो अगर इससे लेस है तो एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, मतलब ऑल्टरनेट रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर गई तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे, नल को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ जी टेस्ट क्या होता है, इसको किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं? तो बेसिकली जी टेस्ट यूज होता है व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ लार्ज साइज, पॉपुलेशन 30 से ज़्यादा है, या हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है, तो उस केस में हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। जी टेस्ट को किसने दिया था, ये हमें याद रखना होगा कि जी टेस्ट वॉज गिवन बाय फिशर। जी टेस्ट वॉज गिवन बाय फिशर, ठीक है। क्लियर? पीपल ऑन ऐप ऑल्सो क्लियर? ओके, सो जी टेस्ट इज गिवन बाय फिशर एंड पहला हम क्राइटेरिया हमने देख लिया कि पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 30 और द स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, देन वी विल गो फॉर जी टेस्ट। जी टेस्ट में हम लोग निकालते क्या है, बेसिकली जी टेस्ट कंपेयर करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है और जो हमारा सैंपल का मीन है उसमें डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। मीन्स जो सैंपल हमने उठाया है पॉपुलेशन से, उन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, उन दोनों के मीन में डिफरेंस तो नहीं है, ये कैलकुलेट करता है हमारा जी टेस्ट। तो अ जी स्कोर कैलकुलेटेड विद पॉपुलेशन पैरामीटर इज यूज्ड टू वैलिडेट अ हाइपोथेसिस दैट द सैंपल बिलोंग्स टू द सेम पॉपुलेशन। जो हमारा नमूना है वो उसी जनसंख्या का है, ये प्रूव करता है हमारा जी टेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से हम एक बारी फॉर्मूला देखेंगे जी टेस्ट का। जी टेस्ट का फॉर्मूला होता है इट्स एक्स बार मतलब मीन माइनस द मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन होल अपॉन रूट एन। इसको ऐसे देखेंगे, एक्स बार मतलब मीन का सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट एन मतलब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे सैंपल साइज हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? सारे एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल मिल रहे हैं। जल्दी से पहले एक बारी फॉर्मूला हम क्लियर करेंगे और उसके बाद वी विल गो ऑन टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। बफरिंग प्लीज रिफ्रेश। दीक्षा, इट इज जी टेस्ट, इट्स नॉट टी टेस्ट, ठीक है। जी नहीं है, जी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बताया कि जी टेस्ट क्या है, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए होता है। जी टेस्ट लगेगा कब, जब लार्ज होगी पॉपुलेशन। फॉर्मूला क्या है, ये है। फॉर्मूले में क्या क्या रखा हमने, मीन रखा सैंपल का, पॉपुलेशन का मीन रखा, डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से अपॉन रूट एन हमारे साइज को, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन का मीन आपको गिवन है 80, मीन ऑफ दी सैंपल का मीन गिवन है 80, मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन एज 100, स्टैंडर्ड डिविएशन स्टूडेंट्स प्लीज रिफ्रेश, जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लें।
Just let me refresh from my side. फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करने होंगे. ओके, डू लेट मी नो नाउ एवरीथिंग इज फाइन. आई हैव रिफ्रेश फ्रॉम माई साइड. स्टूडेंट्स, डू लेट मी नो एवरीथिंग इज फाइन नाउ. Okay, now standard deviation is 2.3 and the n is 33. Okay, ये हमारा प्रॉब्लम है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. हमें ये दिया है mean of the sample is 80, mean of the population is 100, standard deviation is 2.3 and n is 33. सारी चीज़ें फॉर्मूले में रख दो and you will get the answer. 80 minus 100 upon standard deviation 2.3 upon root n, that is root 33. इस सब को सॉल्व करेंगे, we will get one answer. हम assume कर लेते हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, assume कर लेते हैं कि मेरा आंसर आया 1.99. मेरा जो आंसर आया इट्स 1.99. ठीक है, एंड मैं सिग्निफिकेंस लेवल ले रही हूँ 5%. अब मुझे जल्दी से बताएं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो मेरी टेबल वैल्यू क्या होगी? 1.96. मेरी कंप्यूटेड वैल्यू क्या आ गई? 1.99. तो मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी? स्टूडेंट्स, क्विकली एवरीबॉडी. एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी? एक्सेप्ट होगी. वाई? इट मीन्स हमें कंफ्यूजन है. इट मीन्स हमें कंफ्यूजन है. जल्दी से देखें, मैंने क्या बताया था. कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस दैन टेबल वैल्यू, तब एक्सेप्ट करेंगे. टेबल वैल्यू 5% की क्या होती है? टेबल वैल्यू 5% की है 1.96. कंप्यूटेड वैल्यू क्या है? 1.99. रिजेक्ट. ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी. तो क्या एक्सेप्ट होगी? H1. ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? तो बस ये इस तरह से हम जी टेस्ट लगाएंगे. जी टेस्ट कब लगाएंगे? जब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा. मीन हमें सैंपल का हमने निकाल लिया, पॉपुलेशन का मीन क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा, सब कुछ फॉर्मूले पे रखेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे और रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देंगे. अब इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो पेपर 1 में बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस डिटेल में नहीं आएंगे. पेपर 1 में आपको बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, वो फॉर्मूले पूछ लेगा. ये पूछ सकता है जी टेस्ट कब हम यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में, जी टेस्ट किसने दिया था. ठीक है, आपसे टेबल वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो क्या वैल्यू होगी, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो क्या वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है. जैसे कि लास्ट ईयर आया था कि अगर रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका. ऑप्शंस बहुत सारे थे, उसका करेक्ट आंसर आप बताएं क्या होगा. अगर रिसर्च की हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो नल हाइपोथेसिस के साथ क्या होगा. डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई थिंक नाउ एवरीबॉडी कैन आंसर. नहीं सुरभि. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई कैन सी यू पीपल आंसरिंग. वेरी वेरी गुड. फीलिंग हैप्पी कि ये सबको समझ में आ गया एंड एवरीबॉडी इज आंसरिंग करेक्टली. People on app are answering correctly. I am waiting for the response from people on YouTube as well. Very good. Okay. बिल्कुल बिल्कुल. अगर रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, मैंने आपको बताया रिसर्च हाइपोथेसिस को ऑल्टरनेट भी बोलते हैं, तो ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो रही है मतलब नल हमारी एक्सेप्ट हो गई.
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। अभी एनटीए में लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्ट पे पूछेंगे तो इस तरह के पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, प्लस आपके न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, नॉट न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले पूछ सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारे टेस्ट ईजी हैं, ईजिली हो जाएंगे एग्जाम में, तो इतना परेशान होकर नहीं पढ़ना है। हाँ, बस आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं, किसने कौन सा टेस्ट दिया था ये हमको याद रखना है, प्लस हमको सारे जो टेबल वैल्यूज़ हैं ये सब याद रखने हैं। ओके नाउ, अब सबको समझ में आ गया ना, ये वाला इसका आंसर होगा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि ऑल्टरनेट H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट्स इट, राइट। नाउ टी टेस्ट, सो व्हाट इज टी टेस्ट? अब अगला है हमारा टी टेस्ट। तो आज टी टेस्ट के लिए पहले तो हम जानेंगे इसको दिया किसने था। इसको दिया था विलियम गोजे ने। Please refresh students. ओके ना, जल्दी से यहाँ पे पहले हम देखेंगे ये जो टी टेस्ट है, इट वॉज गिवन बाय विलियम गोजे इन 1908। ठीक है, इसको हम विलियम गोजे के नाम से क्यों नहीं जानते हैं, हम इसको टी टेस्ट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि विलियम गोजे जिस फर्म में काम करते थे, ही वॉज वर्किंग इन डबलिन में एक फर्म में वो काम करते थे, और वहाँ के जो फर्म के ओनर थे, ही डिडंट अलाउड हिम कि वो वहाँ पर अपने नाम से टेस्ट को पब्लिश करें। तो उन्होंने, विलियम गोजे ने एक पेन नेम अडॉप्ट किया, दैट इज स्टूडेंट टी टेस्ट, और इसीलिए हम टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट नाम से भी जानते हैं। टी टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे, हमने देख लिया, जब हमारा सैंपल का जो साइज़ है, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ है वो लेस दैन 30 होगा, तो उस केस में हम टी टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। और टी टेस्ट हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन नहीं होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ठीक है, समझ में आया। It was given by William Goze in 1908. It was not published under his name, it was published under the pen name that is student टी टेस्ट। इसीलिए इस टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे और हम भूलेंगे नहीं। ठीक, इस टेस्ट को दो कंडीशंस में यूज़ करते हैं, वो कंडीशंस मैंने आपको क्लियरली बता दी। हमारे पॉपुलेशन का साइज 30 से कम है तो, और अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इट्स नॉट गिवन, देन वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, जल्दी से एक बारी फॉर्मूला देखेंगे, टी टेस्ट का फॉर्मूला याद करेंगे सब लोग। डिफरेंस बिटवीन मीन्स, कौन सा मीन? सैंपल का। तो पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, दोनों सैंपल के मीन का डिफरेंस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस अपॉन सैंपल साइज, डिवाइडेड बाय वेरिएंस अपॉन सैंपल साइज। क्लियर? तो पहले तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमको ये गिवन है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप इस फॉर्मूले को लर्न करके आएंगे, आप वेरिएंस के फॉर्मूले को लर्न करके आएंगे। बिकॉज हमारा क्लास 1 घंटे का ही था, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक, इस वीक में तो वी विल बी डूइंग PYQ, अगले सेशंस में। नेक्स्ट वीक फिर से वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसके आगे का हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। सो प्लीज, दिस इज योर होमवर्क, डू लर्न द फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट एज वेल एज द वेरिएंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, दैट टू आई विल बी टेलिंग यू। पहले तो हमें जो चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ा है उसको हम याद करके आएंगे। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क दैट यू विल बी लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? पीपल ऑन ऐप ऑल्सो क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, Lokesh, you would have refreshed. No issue if you have missed the part of the video due to network issue. You can rewatch it in the recorded session.
The students on YouTube also can watch the recording if they have missed it, and if you have any doubt आप मुझे comment section में post करके पूछ सकते हो, and on app you can ask me in the doubt section. So that was all students from my side. Now we'll be discussing this hypothesis testing in our next class, in our part 2 of hypothesis testing, so stay tuned. Do like the session and do subscribe the channel as well if you haven't subscribed till now, so that you can get the latest update regarding our coming videos. Thank you.